अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है ना, वो सेल्स टैक्स की विदहोल्डिंग के ऊपर है। ठीक है? बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है कि सेल्स टैक्स की विदहोल्डिंग कैसे होती है, कैसे आप विदहोल्डिंग एजेंट बनते हैं, किस पे हम विदहोल्ड करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। आज के टॉपिक का हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या है ना, 11 शेड्यूल खोला हुआ है सेल्स टैक्स एक्ट का। अभी हम सिर्फ सप्लाईज की बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले थोड़ा-सा इंट्रो इस चीज़ का देना चाहूँगा सेल्स टैक्स के अंदर, कि देखिए सेल्स टैक्स के अंदर ना एक तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें सबको पता है 18% का सेल्स टैक्स चार्ज होता है। अच्छा, उसमें एक जो शेड्यूल है जिसका नाम है 6th शेड्यूल, वो है एग्ज़ेम्प्ट का, और एक है 5th शेड्यूल जो है ज़ीरो रेटेड का। अब आप मुझे एक बात बताएँ कि क्या हर बंदे पे विथहोल्डिंग एप्लीकेबल है, कि भाई किसी से भी आपने इनवॉइस ली कि आप उसको 100% विथहोल्ड करेंगे ही करेंगे? तो इस चीज़ की क्लियरेंस मैं सबसे पहले देता हूँ। जो एग्ज़ाम सप्लाइज़ होती हैं ना, वो जो कस्टमर्स होते हैं ना, उन वो या सप्लायर्स जो होते हैं, वो सप्लायर्स में वो नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड होते हैं। वो उनको ज़रूरत नहीं होती कि वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो, कि वो ज़रूरत नहीं है कि भैया मैं रजिस्ट्रेशन हूँ। तो और सेकेंडली बात है कि जो विथहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये एप्लीकेबल होता है ऑन द टैक्सेबल सप्लाईज़ ओनली। टैक्सेबल सप्लाईज़ के ऊपर उसने बात की है, ठीक है ना? तो जो इसका एम्बिट है ना, वो तो आउट ऑफ वो हो गया, ठीक है ना? कि 6 शेड्यूल के ऊपर जो चीज़ें होंगी उसके ऊपर हमारी एप्लीकेबिलिटी विथहोल्डिंग टैक्स की नहीं होगी, ठीक है ना? एक तो ये चीज़ हो गई। अब हमारे बाकी बचे 3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल और 8th शेड्यूल, ठीक है ना? अब हम इसको बारी-बारी डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये, जब आप यहाँ पर आते हो, इसमें थोड़ा-सा स्क्रीन वो करता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये मेरा जो है 12th शेड्यूल है। ठीक है दोस्तों, अब मैं 12th शेड्यूल में गया हूँ, अब यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ द विथहोल्डिंग डिडक्शन बाय अ विथहोल्डिंग एजेंट, यानी कि विथहोल्डिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया है कि मैंने किसी से इनवॉइस ली है सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज की। मैं बार-बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, टैक्सेबल सप्लाईज की। मैंने टैक्सेबल सप्लाईज ली हैं, तो और किसी बंदे से, तो उस पे उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, एज़ स्पेसिफाइड बिलो। देखिए दोबारा बोल रहा हूँ, रेट ऑफ withholding and deduction of withholding agent as specified below, provided that the withholding agent under this section shall not apply be applicable on the goods and supplies specified under clause this is after the table। यहाँ पे कुछ इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, यानी कि अगर किसी कोई भी सप्लायर इन 1 से लेके ये यहाँ तक की जो कैटेगरी में आता है, यानी कि 9 तक की कैटेगरी में आता है, तो उसके ऊपर आपका सेल्स टैक्स की विथहोल्डिंग नहीं बनती है। वो कौन-कौन लोग हैं दोस्तों, सुनिएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी वाले, यानी कि केई, अगर केई का आपने बिल देखा होगा, जब आपके पास आता होगा तो उसमें सेल्स टैक्स चार्ज होता है, ठीक है ना? तो उस पे आप उस पे आपको विथहोल्डिंग नहीं करनी। सुई गैस का बिल आता है, उस पे भी नहीं करनी है आपने विथहोल्डिंग। पेट्रोलियम प्रोडक्ट एज सप्लाई बाय द पेट्रोलियम प्रोडक्शन by a production and exploration company, oil refineries, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी, डीलर्स ऑफ दिस। तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स में आते हैं? यस, डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, आप उसका करेंगे। रिटेलर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, होलसेलर आ गए, तो आप उनका करेंगे विथहोल्डिंग टैक्स एट द रेट जो भी ऊपर मैं स्पेसिफाई बताऊंगा। उसके बाद आता है वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल, सारे जो डालडा, रिफाइन या सोयाबीन, सोया सुप्रीम, उनका। टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस भी आप विथहोल्ड नहीं करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज में ना, देखिए मैं एक बात बताऊँ, सर्विसेज जो आता है ना, फॉल, ये टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज ये फॉल करता है अंडर एसआरबी। तो एसआरबी में भी इसको एग्जाम करा देगी, ठीक है ना दोस्तों? उसके बाद आपके पास आता है गोल्ड स्पेसिफाइड इन द 3rd शेड्यूल। अच्छा, अब देखो, मैं अब आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पे जो 3rd शेड्यूल आइटम होता है ना, उसकी सेल्स टैक्स चार्ज होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से लेके एंड कंज्यूमर तक। एक ही सेल्स टैक्स रहता है, ठीक है? बीच में इंटरमीडिएट आ रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, डीलर आता है, रिटेलर आता है, वो सब एक ही चीज़ें चार्ज करते हैं। लेकिन इसमें
क्यों नहीं कर रहे हो ऑब्जेक्टिव सुनने की कोशिश कीजिएगा कि थर्ड शेड्यूल में क्यों नहीं कर रहे एंड कंज्यूमर पे। देखो दोस्तों, एंड कंज्यूमर डिफाइन करना क्या आसान है? आप इम्तियाज़ पे जाएंगे तो अगर इम्तियाज़ पे आपने सामान लिया, तो जो बंदा सामान ले रहा होता है क्या वो 100% एंड कंज्यूमर है? नहीं। क्या वो हर बंदा विद होल्डिंग एजेंट है? नहीं। से मैं एंड कंज्यूमर हूँ या नहीं हूँ, मेरी तो अपनी शॉप भी हो सकती है। तो इसमें विदहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता थर्ड शेड्यूल के अंदर भी। थर्ड शेड्यूल के आइटम ज़्यादातर ग्रोसरी आइटम्स होते हैं। इसकी पूरी थर्ड शेड्यूल की एक लिस्ट आप जाके देखेंगे, ज़्यादातर ग्रोसरी आइटम भी है, टायर्स भी हैं, उसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन थर्ड शेड्यूल को उसने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि थर्ड शेड्यूल का की इनवॉइस हम डिटरमाइन कैसे कर लें कि थर्ड शेड्यूल आइटम है? तो थर्ड शेड्यूल आइटम जो ज़्यादातर होता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है रिटेल प्राइस। जहाँ आप जूस का डब्बा लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस। आप लोगों ने बिस्किट्स लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते होंगे, तो उसमें मेंशन किया जाता है कि भाई यार ये, उससे पता लग जाता है कि थर्ड शेड्यूल का आइटम है कि नहीं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये आती है सप्लाई मेड बाय इम्पोर्टर हु पेड वैल्यू एडिशन टैक्स ऑन गुड्स। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, इसमें एक शेड्यूल भी है जहाँ पे आपने कोई फिनिश गुड बाहर से मंगवाया, सही है, आपने कोई इंपोर्ट किया, तो उस जगह पे तो आप सब चीज़ें खरीद चुके होते हैं, सब कस्टम ड्यूटी पे कर चुके होते हैं, सेस टैक्स पे कर देते हैं, सब कुछ पे कर देते हैं। तो वहाँ वैसे भी बनता भी नहीं है, लॉजिकल साउंड भी ही नहीं करता। ठीक है ना? और वैल्यू एडिशन टैक्स कौन सा सर? वैल्यू एडिशन टैक्स तो 3% का होता है, यानी कि 18+3 फिनिश गुड्स पे ज़्यादातर ये एप्लीकेबल होता है। उसके बाद हमारे पास आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा गौर से, सप्लाईज मेड बाय एन एक्टिव टैक्स पेयर एज डिफाइंड इन सेल्स टैक्स टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन विद द एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई। अभी मैं सिर्फ यहाँ तक पढ़ता हूँ, टू अनदर, यानी कि मैंने अगर किसी को सप्लाई की है, चाहे वो कंपनी हो चाहे कोई भी बनता एओपी हो, अगर हम दोनों एक्टिव हैं, एक्टिव टैक्स पेयर हैं, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन की भी डेफिनेशन देखूँ तो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर की ही सिमिलैरिटी में आता है। तो अगर मैं और सामने वाला दो बंदा दोनों जो हैं एक्टिव टैक्स पेयर हैं, तो हम दोनों के ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। क्यों? वजह इसलिए है कि मैं भी 18% गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, और जो सप्लायर होगा, जो कस्टमर होगा, वो भी जब आगे बेचेगा तो वो भी 18% जो है गवर्नमेंट को जमा करा रहा होता है अपनी सब्सिक्वेंट सप्लाईज पे। तो इसको हमने इनको भी बोला भाई आप लोग भी अच्छे बच्चे, तो इसमें नहीं आओ। उसके बाद आता है सप्लाई ऑफ सैंड, स्टोन, ग्रेव क्रशर और ये सारी जो है ना, एंड क्ले टू लो कॉस्ट हाउसिंग अथॉरिटी और नयावादी एक स्पेसिफिक कैटेगरी इन्होंने डिफाइन की है। अब मैं थोड़ा सा समझाने की, जो प्रैक्टिकली हमें प्रॉब्लम्स आती है ना, वो क्या आती है। ज़्यादातर लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होते नहीं हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर लोग नहीं होते, तो बोलते हैं यार हम आपका 5% काटेंगे सर। तो मैं सबसे कहूँगा सबसे पहले रुकें और ये चीज़ मेक श्योर करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, ये चीज़ सबसे पहले मेक श्योर करने की कोशिश करें कि क्या वो बंदा लायबल टू बी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्या उसकी टैक्स सप्लाईज जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज हैं भी कि नहीं है, तो ही कंसिडर कीजिएगा, अदरवाइज उसको नहीं कीजिएगा। अच्छा, फिफ्थ शेड्यूल वाले, जो फिफ्थ शेड्यूल वाला बंदा वो टैक्सेबल सप्लाईज में आता है, तो टैक्सेबल सप्लाईज में आता है, तो वो विदहोल्डिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसके एम्बेड में, ऐसा नहीं है नहीं है एम्बेड में। अब हम पढ़ेंगे, आपने किसी से इनवॉइस लिए तो आप बन गए विदहोल्डिंग एजेंट। तो अब हम शुरू करते हैं, देखें यहाँ पे, देखें विदहोल्डिंग एजेंट, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट भी नहीं है आप, डिपार्टमेंट भी नहीं है, ऑटोनमस बॉडी भी नहीं है, एंड पब्लिक सेक्टर नहीं, कंपनी हो सकते हैं। कंपनी हैं आप, सही, अच्छी बात है। अब उसने लिख दिया एक्टिव टैक्स पेयर 51, यानी कि 20% वन डे ऑन द टैक्स इनवॉइस एज शोन इनवॉइस। अब बात समझ में ये नहीं आती कि यार इन्होंने यही क्या किया, नीचे तो कह दिया है कि भाई एक्टिव टैक्स पेयर हैं आप, और अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने एक्टिव टैक्स पेयर को किया तो उस पे वो क्या करेगा भाई, उसको तो 5%, उसको तो 20% विद होल्ड करना चाहिए। भाई क्या टैक्स वालों ने गलती से लिख दिया है, ये क्या किया है, ये चीज़ है। तो इस पे एक बात ये आती है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वो होते तो एक्टिव हैं, लेकिन इनवॉइस जो है ना वो सेल्स टैक्स की नहीं करते, वो इनवॉइस सेल्स टैक्स की नहीं करते। तो उनका जो ये टैक्स का ये जो एम्बेड है ना, ये जो लिखा हुआ 1/4 ऑफ द टैक्स इनवॉइस एज शोन इन द
एज शोन एज शोन। तो ये ज़्यादातर एप्लीकेबल होता है फेडरल गवर्नमेंट पे, कि फेडरल गवर्नमेंट वाले उनका टैक्स जो है 5% का, क्योंकि नीचे जो है ना उसकी बात नहीं लिखी फेडरल गवर्नमेंट की। देखें ये देखें, ये देखें एक्टिव टैक्स पे, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं लिखा, तो फेडरल गवर्नमेंट की आएगी तो वो उस पर डिडक्शन ऑफ टैक्स करेगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कि समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आता है कि अगर वो बंदा एक्टिव है और डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है, तो उसका कितना यहाँ एक 1/5 है, यहाँ 1/10 हो जाएगा। 1/5 है, यहाँ 1/10 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि फेडरल गवर्नमेंट है, कि फेडरल गवर्नमेंट वाले अगर देखते हैं कि सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है, इनएक्टिव है, तो वो पूरा का पूरा सेल्स टैक्स जो इन्वॉल्व होना चाहिए था उसका ग्रॉस वैल्यू पे उसका टैक्स डिडक्ट कर लेंगे एट द रेट ऑफ 18%। होल ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व और एज एप्लीकेबल और एज टू सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाईज। तो पूरा का पूरा 18% पे चार्ज करेंगे, नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन लिखा हुआ, लेकिन 18% पूरा का पूरा चार्ज कर देंगे। या अगर कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल उसने 18% की इन्वॉइस भी की, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो पूरा का पूरा 18% उसका विद होल्ड कर लेंगे। होना भी चाहिए, सही बात है कि भाई जब आप रजिस्टर्ड नहीं हो उसका मतलब है आप आगे आउटपुट भी तो पे नहीं करोगे ना, तो इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर लोग को तंग करता है, हमारे माशरे में भी ये बहुत ज़्यादा है, कि लोग इनवॉइस करते हैं विदाउट जीएसटी। अब क्या करें भाई, विदाउट जीएसटी अगर इनवॉइस कर दी तो उसका 5% कैसे विद होल्ड किया जाए। तो इस तहत वो ये कहता है कि देखिए यहाँ लिखा है 5% तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनवॉइस प्राइस और ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई मे बी पॉसिबल सिमिलर हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल रखने के लिए, प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए आप 5% उसका विद होल्ड कर सकते हैं डायरेक्टली, जो भी इनवॉइस अमाउंट है उसका डायरेक्टली आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपके पास क्या नाम है, रजिस्टर्ड पर्सन और रिसिप्ट तो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज तो एसआरबी में फॉल करनी चाहिए, यहाँ क्यों दिखा रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आप जाके देखेंगे ना कि बहुत सारे लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ पॉम्फलेट्स करते हैं, पॉम्फलेट्स करते हैं या स्टिकर्स लगाते हैं, तो स्टिकर्स पे तो 18% है, तो पूरा का पूरा वो विदोल्ड हो जाएगा। ये यहाँ पे जो 6 सीरियल है, ये एक स्पेसिफिकली लो उन एक इंडस्ट्री के लिए है, कि परचेजिंग ऑफ कैन मोसेल्स, तो यानी कि उसका भी 100% है, लेकिन देखिए ये किसके लिए, पर्सन अदर देन इनएक्टिव। क्योंकि नीचे उसने बता दिया एक एक्टिव ने दूसरे एक्टिव को माल बेचा तो कोई विदहोल्डिंग नहीं है। इसी तरीके से ये भी एक स्पेसिफिक रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज एक्साइड है, चाहिए ना, एजीएस वाले हैं, तो अगर आपको वो किसी को इनवॉइस करेंगे तो आप उसका 80% एज अ विदहोल्डिंग एजेंट सेसेस का विदहोल्ड करेंगे, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन मार्केटिंग, जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे ई कॉमर्स वगैरह है, यहाँ पे उसमें लिखा है 1% तो ग्रॉस वैल्यू पे ही पूरा कर देंगे अदर देन इनएक्टिव। बस सीमेंट की बात है रजिस्टर पर्सन। अब ये जो सारी स्पेसिफिक कैटेगरीज के अलावा हटा के अगर मैं किसी की बात करूं, यहाँ पे पेपर्स की भी बात हो गई, प्लास्टिक। अब हम ज़्यादातर की बात करते हैं कि जो ज़्यादातर होता क्या है मार्केट के अंदर, ज़्यादातर होता क्या है कि हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा बात करेंगे ताकि चीज़ें ज़्यादा लोगों को समझ में आए। विद होल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट मैंने जैसे पहले आपको बताया, अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले जो हमारे पास आई थी, सबसे पहला सीरियल था, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है 1 और 5। भाई उसमें लिखा है एक्टिव टैक्स पेयर, एक्टिव टैक्स पेयर रजिस्टर्ड एज, अगर एक बंदे ने आपको इनवॉइस की, ठीक है, एक बंदे ने आपको इनवॉइस की 18% के साथ, आप भी रजिस्टर्ड है वो भी रजिस्टर्ड है, क्या विद होल्डिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा? ये बात है, द आंसर इज नो भाई, नहीं होगा। तो फिर ये क्यों लिखा है भाई, ये इन्होंने ये लिख दिया ना कि भाई 120 है तो आप जो है विद हेल्ड करेंगे। जो मैंने पहले भी बताया कि इसमें ये ज़्यादातर होता है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये इनको अगर कोई इन्वाइस मिलती है तो ये 20% विद हेल्ड करके ही आपको पैसे देते हैं, कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है ये चीज़। अच्छा, इसी तरह ये भी सिमिलर हो गया। आप लोगों को कभी इस टाइप की जो चीज़ें फेस हो ना, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं कि भाई यार मेरे पास ये इनवॉइस आई है, मैं इस पे टैक्स कैसे कर विदहोल्ड करूँ? तो आपको बता सकेंगे कि भाई इसको किस तरीके से आपको विदहोल्डिंग करनी है। ज़्यादातर लोगों को अब हर बंदे का प्रैक्टिकल सिचुएशन अलग 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 आती है, तो उसमें आपको थोड़ी सी आसानी होती है।
अच्छा, लेकिन एग्जाम प्रोडक्ट पे नहीं होगी। एग्जाम प्रोडक्ट तो लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है, तो टैक्सेबल सप्लाईज में नहीं आता। अच्छा, अब आगे दूसरे, ये था फेडरल का कानून। अब अगर आप प्रोविजनल के कानून देखेंगे ना, तो थोड़ा सा चेंज आता है। प्रोविंस कौन कौन से प्रोविजनल सेशंस हर किसी का अलग है। सिंध का अलग है, पंजाब का अलग है, केपीके का अलग है, बिहार, पंजाब, बलूचिस्तान का अलग है, एसआरबी का अलग है, पंजाब का अलग है। अच्छा, अब इनकी जो इनकी जो टैक्सेबल सप्लाईज है ना, वो हमेशा आपको कहाँ मिलेगी? सेकंड शेड्यूल में। आपको सेकंड शेड्यूल में इनकी टैक्सेबल सप्लाईज मिलेंगी, उन्हीं पे विद होल्डिंग होगी। उन्हीं को पे आपको विद होल्ड करना, और किसी पे नहीं करना आपने विद होल्ड। ठीक है दोस्तों। अब अगर एक बंदा अनरजिस्टर्ड है और टैक्सेबल सर्विसेज देता है, तो आपको उसका जो टैक्स विदहोल्ड करना है, वो एसआरबी के अंदर 1/115 से करना है। ठीक है दोस्तों। ज़्यादातर एसआरबी की हम बात करेंगे, ताकि एसआरबी में लोगों को क्लैरिटी ज़्यादा रहे। पंजाब में 100% है, केपीके में 50% है जो टैक्स इनवॉइस शो की गई है, और बलूचिस्तान में भी यही है, और पाकिस्तान का जो कैपिटल टेरिटोरी है उसमें भी ऐसा ही है कि आपको पूरा का पूरा करना है। 50% करना, सॉरी। पंजाब में 100% करना है। पंजाब में अगर 16% की इन्वेस्ट है, पूरा का पूरा विद होल्ड कर लो। विद करते हुए विद होल्ड करते हुए सिर्फ आपने वही चीज़ें देखनी है कि क्या ये सर्विसेज स्टैब्लिश करता भी है सबसे पहले कि नहीं। क्योंकि मार्केट ऐसा बोलते हैं, यार आप मेरा इनकम टैक्स अलग विद होल्ड करोगे, सेल्स टैक्स अलग विद होल्ड करोगे, 15 इसका एसआरबी का, तो उसको बचेगा क्या? उसको तो कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि 15/115 तकरीबन तकरीबन 11.5% होता है। वो भी विद कर लिया, और उसका इनकम टैक्स है वो भी विद कर लिया, तो वो बोलेगा भाई मेरे को तो बचा क्या? तो सेल्स टैक्स में थोड़ा सा एम्बेड जो है ना, छोटा है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो ना, कोई स्पेसिफिक इनवॉइस है, क्योंकि सर्विसेज और सप्लाईज के बीच में ना बहुत थिन लाइन है। उस चीज को कैटर करना ना काम होता है। तो आप ये देखते हो कि आपको बेनिफिट देना होता है सप्लायर को, ये नहीं कि सप्लाई की बजाने पे तुले हो, आपको बेनिफिट देना पड़ता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा कि जब भी आप कोई चीज़ शेष है कि विदहोल्डिंग का एम्बेड बेसिकली बहुत छोटा सा है। तो आप सबसे पहले क्या स्टेप, चाहे सर्विसेज हो चाहे सप्लाई, आपने सबसे पहले स्टेब्लिश ये करना है कि लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, उसकी सर्विस, उसकी सप्लाई या सर्विसेज टैक्सेबल आती भी हैं कि नहीं आती हैं। फिर उसके बाद आपको विद होल्डिंग एजेंट डिटरमाइन करना है कि भाई किस तरीके से होता है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें अगर आपको कोई चीज़ मुझसे पूछनी हो, वैसे क्योंकि हर चीज़ का सिनेरियो मैं वीडियो में नहीं बता पा सकता, तो आप लोगों को अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।